ज्ञानदा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10th के सब्जेक्ट भूगोल का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग का अध्ययन कराने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के बीच शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, है ना। तो आज का टॉपिक है क्या भाई? संसाधन एवं उपयोग। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संसाधन क्या है ना। संसाधन कहते किसे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, है ना। संसाधन, देखिए ध्यान दीजिए, संसाधन, ठीक है। पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं कि इसके शाब्दिक अर्थ से क्या अर्थ निकलता है, ठीक है। फिर उसकी परिभाषा पर आएंगे और उसको विस्तार से समझेंगे। संसाधन, अगर संसाधन को हम तोड़ें तो सम जोड़ साधन बराबर संसाधन, इसका संधि माने संधि विच्छेद होगा, है ना। और ये संधि हुआ। अब सन जो है आप पढ़ते हैं यहाँ, तो सन मीन्स होता है बाबू कल्याण। सन मीन्स क्या होता है? कल्याण। कल्याण यानी हित, भलाई, है ना। और साधन, दूसरा शब्द है साधन। साधन का मतलब होता है सामग्री, है ना। सामग्री कहिए या सामान, सामान, है ना। कोई वस्तु को ले ले, है ना, तो उसको सामान कहें। ठीक है, इतना तो समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, मतलब अगर संसाधन का शाब्दिक अर्थ देखें तो कह सकते हैं कि वह सामान जिससे लोगों का कल्याण हो, है ना। जिससे क्या हो? कल्याण हो। किसका? लोगों का, व्यक्ति का। यानी वह साधन, वह सामान या वह वस्तु जिससे लोगों का क्या होता हो? कल्याण हो, लोगों का हित हो, लोगों की भला हो, है ना। तो उन वस्तुओं को, उन सामान को, उस साधन को हम क्या कहेंगे बाबू? संसाधन कहेंगे। इससे क्या, है ना, संसाधन का यह शाब्दिक अर्थ हुआ। समझ गए कि संसाधन किसको कहेंगे? संसाधन एक सामान होगा, वस्तु होगी, जिसका, है ना, उपयोग जब हम करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, हमारा हित होगा, है ना। तो उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इसके डिफिनीशन पे, है ना, कि संसाधन का आखिर परिभाषा क्या है, संसाधन कहते किसको हैं। तो देखिए डिफिनीशन को ध्यान से देखिएगा। कहता है कि वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग कर, जिसका उपयोग कर मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे संसाधन कहते हैं। गौर कीजिएगा, उसे संसाधन कहते हैं, है ना। अब ये इसका क्या हो गया? परिभाषा हो गई। ये इसका आपका डिफिनीशन हो गया। समझ गए ना बात को, है ना। क्या कहता है कि वे सभी वस्तुएं, है ना, जिसका उपयोग कर मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी वो सभी, है ना, वो सभी वस्तुएं संसाधन कहलाएगा, है ना, जिसका उपयोग कर मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की क्या करता है? पूर्ति। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में मार्कर है या हमारे पास पेन है, तो ये मार्कर, ये पेन भी क्या है ना, एक संसाधन है। एक, है ना, टीचर के लिए जो चौक होता है, खल्ली होता है, जिससे वो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, वो भी क्या है? एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी लिखने की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो क्या होगा? संसाधन होगा। आप जो किताब है आपके पास जो कॉपी है, ये क्या है? संसाधन है। क्या है?
संसाधन है। क्यों? क्योंकि यह हमारी आवश्यकताओं की क्या करता है? पूर्ति करता है। उसी तरह से इस प्रकृति में, इस वातावरण में, इस पर्यावरण में बहुत सारी वस्तुएं हैं, है ना, जिसमें से कुछ तो गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति प्रदत्त है ना, प्रकृति ने, है ना, दिया है ना, और कुछ वस्तुएं मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके उन प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का स्वरूप में परिवर्तन कर, है ना, उससे वह विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की क्या करता है? पूर्ति करता है ना, तो वो भी संसाधन है। मतलब अगर देखा जाए बाबू, अगर हम अपने आसपास विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं, है ना, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो संसाधन है ना, वो संसाधन दो प्रकार के हैं, मूलतः दो प्रकार के हैं। या तो वह गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति प्रदत्त है, जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और नहीं तो वह मैनमेड है ना, कृत्रिम है ना, जिसे मनुष्य ने अपनी बुद्धि और विवेक लगा करके इस प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का ही स्वरूप चेंज करके अपनी आवश्यकताओं की क्या कर रहा है? पूर्ति कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? है ना? तो है ना, अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के संसाधन जो है वो दो ही प्रकार के हैं, है ना। कितने प्रकार के हैं? वो दो ही प्रकार के हैं। संसाधन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, है ना। जैसे आप समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम मिट्टी को बोले, मिट्टी, पाऊ मिट्टी हमने नहीं बनाई है, मानव ने नहीं बनाया है, लेकिन इस मिट्टी का उपयोग करके मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की क्या करता है? पूर्ति करता है ना। इस मिट्टी से खाद्यान्न को उपजाता है ना, और वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस मिट्टी से हम ईंट बनाते हैं, है ना बाबू, है ना, जिससे हम आप, है ना, महल बनाते हैं, तो उससे वो हमारी आवश्यकताओं की क्या करता है? पूर्ति करता है। यानी तरह तरह से ये मिट्टी का उपयोग करके हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की क्या करते हैं? तो मिट्टी भी क्या है? संसाधन है। जल उठा लीजिए, प्रकृति प्रदत्त है ना। जल जो है क्या भाई, तो इसका उपयोग हम किस में करते हैं? पेयजल के रूप में करते हैं। इसका उपयोग वस्त्र को धोने के लिए करते हैं, इसका उपयोग बर्तन को साफ करने में करते हैं, है ना, इसका उपयोग, है ना, फसलों को सिंचाई करने में करते हैं, इसका उपयोग, है ना, जो कर सकते हैं कि जलीय पौधे हैं उसको उगाने में करते हैं, है ना, जैसे सिंघाड़ा और सभी की जो खेती होती है ना, हो तो, या फिर इस जल का उपयोग, बढ़ता हुआ जल का उपयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में करते हैं। तो बताइए, एक ही जल कितनी आवश्यकताओं की हमारी पूर्ति करता है ना। तो इसलिए जल जो है क्या हुआ? संसाधन हुआ। क्यों? क्योंकि क्या कहता है कि वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग कर मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो सभी क्या है? संसाधन है। तो हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, वन पशु हो, है ना, सूर्य का प्रकाश हो, है ना, ये सभी क्या है बाबू? ये सब संसाधन है। यहां तक कि जो मैनमेड चीज, जिसमें हमने आपको उदाहरण दिया कि ये जो कपड़े हैं, वस्त्र क्या ये हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो ये जो वस्त्र, कपड़े हैं, है ना, ये क्या है? ये भी संसाधन है। ये जो कलम है, ये जो मार्कर है, ये जो किताबें हैं, है ना, ये सब के सब क्या है ना, संसाधन है। लेकिन ये प्रकृति में आया नहीं है, बल्कि मनुष्य जो है प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का स्वरूप चेंज करके, गॉड गिफ्टेड वस्तुओं का स्वरूप चेंज करके अपनी आवश्यकताओं की क्या करता है? पूर्ति करता है। इसलिए इन सभी को हम मानवीय संसाधन में कह देंगे, रखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि संसाधन देखा जाए तो मूलतः दो प्रकार के होते हैं। संसाधन देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, संसाधन मूलतः कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के होंगे, है ना। एक होगा प्राकृतिक संसाधन और दूसरा हो जाएगा मानवीय संसाधन, है ना। अब इसको जल्दी जल्दी में हम लोग जरा देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन का डिफिनेशन क्या होगा? तो सीधे बोलेंगे कि प्रकृति प्रदत्त हुए सभी वस्तुएं जिसका उपयोग कर मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की क्या करता है? पूर्ति करता है ना, उसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी प्रकृति प्रदत्त वस्तु होगा, गॉड गिफ्टेड होगा, है ना, और उसका उपयोग करके हम अपनी विभिन्न आवश्यकता की पूर्ति करेंगे,
तो वह जो संसाधन होगा वो प्राकृतिक होगा। जैसे प्राकृतिक संसाधन में हम कह सकते हैं है ना कि वह कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि जल आ जाएगा, वायु आ जाएगा यानी हवा, हवा है ना, मिट्टी, वन आ जाएंगे, वन पशु आ जाएंगे, वन्य पशु है ना, खनिज आ जाएंगे, विभिन्न प्रकार के जो खनिज है वो किसमें आएंगे है ना, कोयला है, पेट्रोलियम है, लौह यस्क है, जो भी है खनिज है वो सब किसमें आ जाएंगे, ये प्राकृतिक संसाधन। क्यों? क्योंकि उसे हमने बनाया नहीं है, मानव ने बनाया नहीं है, वो प्राकृतिक पदार्थ है और उससे हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसको समझ गए होंगे। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है ना यानी प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं होंगी, यानी प्रकृति प्रदत्त वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग कर मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे जल है, हवा है, मिट्टी है, वन पशु है, खनिज है, ये सभी किसमें आएंगे, ये सब के सब प्राकृतिक संसाधन में आएंगे बाबू। ठीक है, अभी समझ गए होंगे। और दूसरी तरफ आइए है ना, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारी वस्तुएं मिलती है ना जिनसे आप अपनी आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं है ना। अब देखिए मान लीजिए संसाधन किसको कहेंगे, तो देखिए ऐसे तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो मैनमेड हो यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो, यानी जो कृत्रिम हो, जो प्रकृति प्रदत्त नहीं हो, वो सब इसमें आएंगे। ठीक है, लेकिन एक शब्द हम कहना चाहते हैं बाबू कि हकीकत तो यह है कि मनुष्य में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वह किसी वस्तु का क्या कर ले, निर्माण कर ले, किसी वस्तु को बना दे। अगर मनुष्य में इतनी क्षमता होती कि मनुष्य किसी वस्तु को बना देता तो मैं समझता हूं कि आज जो हमारे भाई बहन निसंतान हैं, जिनको पुत्र पुत्रियां नहीं है, अगर उनके बस में होता है ना तो है ना वे कच्चे माल प्रकृति से लाते और बना देते है ना। बात समझ रहे हैं ना बात को। लेकिन हकीकत है कि मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है कि वह किसी वस्तु का निर्माण कर ले। बाबू सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता है कि जो प्रकृति प्रदत्त वस्तु है ना, ईश्वरीय जो देन है ना, उन वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन कर अपनी बुद्धि और विवेक लगा के अपना तकनीक के द्वारा है ना उसका स्वरूप, प्रकृति प्रदत्त वस्तु का ही स्वरूप चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है और तब उसकी आवश्यकता की क्या करता है, पूर्ति। उसी को कहते हैं मैनमेड। जैसे उदाहरण स्वरूप आपको बताते हैं, मान लीजिए है ना कि आपके पास कॉपी है या किताब है, कागज, तो कागज तो कहिएगा कि मनुष्य ने बनाया, हकीकत बात है ना। लेकिन आप उनसे कहिए कि आप प्रकृति से कुछ न ले है ना, यानी कच्चे माल के रूप में प्रकृति से कुछ न ले, तो आप जानते हैं कि कागज का कच्चा माल है बांस और साबे घास, जो एक पौधा है। ठीक है, तो ये पौधे कहां आते हैं, प्रकृति में, ये प्रकृति प्रदत्त है। और मनुष्य उस बांस का, उस साबे घास का है ना उपयोग करके, अपनी बुद्धि और विवेक उपयोग करके कि इस तरह से इसको गला के लुगदी बना देंगे और लुगदी को मशीन में है ना ऐसे करके कागज बना लेंगे है ना, और उससे अपनी विभिन्न आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। तो ठीक है ना, मनुष्य बांस और साबे घास प्रकृति से लिया है ना, उससे लुगदी बना दिया और लुगदी बना करके उससे क्या बना दिया, कागज, और कहता है कि यह मैनमेड है। बात समझ लेना। लेकिन हकीकत तो यह है कि वह प्रकृति प्रदत्त वस्तु था बांस और साबे घास, जिसका सिर्फ और सिर्फ आपने स्वरूप चेंज कर दिया, और स्वरूप चेंज करने से आज जो कहला रहा है कागज, और उससे अपनी विभिन्न आवश्यकता की क्या करें। हम जो कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, ये तय है कि यह कपास का बना हुआ है, तो कपास प्रकृति में आता है। मनुष्य उस कपास से, मनुष्य ने सोचा क्या भाई कि ये जो कपास के रेशे हैं है ना, ये कपास से रेशे निकाल करके है ना, इसको काट करके, इसको बुन करके है ना, यदि हम है ना कपड़े का, वस्त्र का रूप दे दें तो इससे शर्ट बना सकते हैं, पैंट बना सकते हैं, साड़ी बना सकते हैं, लुंगी बना सकते हैं, गंजी बना सकते हैं, क्या होगी, कर सकते हैं ना। और तब जाकर के आज यह विभिन्न नामों से यह जाना जाता है ना। आप कहते इसको शर्ट, कोई कहेगा पैंट, कोई कहेगा गंजी, कोई कहेगा साड़ी, कहता है ना। लेकिन हकीकत तो है कि वह किससे, तो प्राकृतिक जो रेशे है, प्रकृति में जो रेशे है, मनुष्य ने उसका सिर्फ स्वरूप चेंज किया
है ना, और उसका विविध कार्यों में अब उपयोग करने लगा है। पहले इस कपास का उपयोग मान लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा दीपक का बत्ती के रूप में यूज करते थे, है ना, लेकिन बहुत कम उपयोग था। लेकिन आज देखिए विभिन्न तरह के कपड़े बनाने में, है ना, उपयोग करते हैं, हम करते हैं ना। तो मनुष्य क्या किया, है ना, अपनी बुद्धि और विवेक लगा के प्रकृति प्रदत्त वस्तु जो कपास था उसके स्वरूप को चेंज कर दिया, और आज ये, है ना, ये वस्त्र के रूप में आपके पास है। ठीक है, तो यही वस्त्र जो हुआ, ये जो कपड़े हुए, यही हुआ, है ना, कृत्रिम संसाधन या मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन का डिफिनेशन क्या दे सकते हैं, ध्यान से एक बार सुन लीजिए आप, है ना। हम कह सकते हैं कि जब मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन कर उससे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है, तब उस संसाधन को हम मानवीय संसाधन कहते हैं। बात समझ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे तो मानवीय संसाधन में जैसे जो भी होगा, है ना, जैसे मान लीजिए कि हम लिख देते हैं ईंट। ईंट प्रकृति में आया नहीं है, मनुष्य ने अपनी बुद्धि और विवेक बना के, है ना। आप कागज, कपड़ा यानी वस्त्र, बाबू, है ना, ये दरवाजा, ये खिड़की, है ना, लकड़ी का जो बना हुआ है ना, समझ गए ना। ये सब किसमें आएगा बाबू, ये सब मानवीय संसाधन आएंगे। अब मैं समझ रहा हूं कि आप समझ गए होंगे कि मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। लेकिन एक बात आप लोग, है ना, मेरी ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, हकीकत तो यह है कि मनुष्य का, है ना, किसी वस्तु को संसाधन बनाने में मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान है ना बाबू। संसाधन, कोई वस्तु संसाधन तभी बन पाता है जब वो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ना। जब तक वह वस्तु मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहा है, चाह के भी वह संसाधन नहीं कहलाएगा, है ना। ऐसा नहीं था, मतलब प्रकृति के गर्भ में, है ना, भूमि के गर्भ में, समझ गए ना, हजारों हजार वर्ष पहले से खनिज संपदा थी, है ना। लेकिन लोगों में इतनी बुद्धि और विवेक नहीं था, है ना, कि उसका वह विभिन्न कार्यों में उपयोग कर सके। ठीक है, तो जब तक वह कोयला, जब तक वह लोहा, बात समझ गए ना, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहा था, तब तक वह संसाधन नहीं था। ऐसी बात नहीं है ना, कि भारत की नदियों में जल नहीं बह रहे थे, आज बह रहा है ना, पहले भी बह रहे थे, लेकिन हमारा उतना तकनीक विकसित नहीं था, है ना। मनुष्य में उतनी बुद्धि और विवेक नहीं थी कि बहते हुए जल से, है ना, जल विद्युत क्या कर सके, उत्पन्न कर सके, है ना। लेकिन जब मनुष्य में बुद्धि और विवेक का विकास हुआ, है ना, तब उसने सोचा कि नदियों में जो जल बह रहा है ना, और जलप्रपात के द्वारा जल ऊपर से जो नीचे गिर रहे हैं, इसके नीचे अगर हम टरबाइन लगा दें और यह जल, है ना, टरबाइन की पंखियों पर गिरेगा, तो टरबाइन की पंखियां घूमेगी, और टरबाइन के, है ना, धुएं से अगर हम जनरेटर को जोड़ दें तो जनरेटर के धुएं घूमेंगे, और जिससे विद्युत क्या हो जाएंगे, उत्पन्न हो। इतने तकनीक विकसित नहीं थे, जिसके कारण, है ना, नदियों में जल बहते जा रहा था, है ना, उसका व्यय हो रहा था, है ना, बात समझ गए। तो तब तक वो तो उस रूप में संसाधन नहीं हुआ। लेकिन जब से मनुष्य ने उस बहते हुए जल से विद्युत को क्या कर लिया, उत्पन्न, तो वही जल आज हमारे लिए क्या हो गया, बहता हुआ जल संसाधन हो गया। इसीलिए हम कहते हैं, है ना, कि संसाधन, है ना, होते नहीं है, बनते हैं। एक प्रसिद्ध भूगोल वेत्ता रहे हैं, भूगोल शास्त्री रहे हैं, जिनका नाम था जिम्मरमैन। क्या नाम था बाबू, जिम्मरमैन, है ना, उनका नाम क्या था, जिम्मरमैन। और यही जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। संसाधन होते नहीं, बनते हैं। क्यों? क्योंकि अगर होता है तो वस्तु, लेकिन तब तक वस्तु को संसाधन नहीं करेंगे जब तक कि वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करे। तो संसाधन का उपयोग कौन करता है, मनुष्य करता है। मतलब मनुष्य ही उसकी गुणवत्ता की पहचान करता है। मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक लगा करके, है ना, उसका उपयोग करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
तो हम कह सकते हैं कि संसाधन को सही मायने में अगर कोई संसाधन बनाता है तो वह है मानव, वह है मनुष्य, है ना। इसीलिए जिमरमैन ने कहा कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं, और उसको बनाता कौन है? तो मानव बनाता है ना बाबू। संसाधन को संसाधन मानव बनाता है। अब ध्यान से सुनिए, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में संसाधनों का बड़ा महत्व है। दुनिया का वह देश जो संसाधन संपन्न है वह विकसित देशों की श्रेणी में है, वह अमीर देश है। और दुनिया का वह देश जो संसाधन विपन्न है ना, संसाधन से हीन है, वह पिछड़े देशों के श्रेणी में है, अविकसित देशों के श्रेणी में है। लेकिन बाबू, सिर्फ मैं यह कह दूं कि दुनिया का वह देश जहां पर जो संसाधन संपन्न है ना, वह विकसित देश होगा, वह बिल्कुल गलत होगा, है ना। क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके भूगर्भ में विविध प्रकार के खनिज हैं, है ना, लेकिन वह पिछड़ा देश है। क्यों ऐसा? इसलिए कि उस देश में, है ना, तकनीक का विकास नहीं हुआ है। उस देश के लोग अपनी बुद्धि और विवेक लगा करके उसका उपयोग नहीं कर सके हैं, जिससे अर्थार्जन नहीं हुआ है। उस देश की आय नहीं, राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ी है, और वह देश निर्धन है। तो सिर्फ और सिर्फ हम यह कह दूं कि संसाधन संपन्न हो जाने से वह देश विकसित या अमीर देश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि वह देश जो संसाधन विहीन है, जैसे जापान उठा लीजिए, है ना, संसाधन क्या है? विहीन है। वहां पर संसाधनों का अभाव है, खनिजों का अभाव है। वह खनिज जो है पड़ोसी देशों से, विश्व के दूसरे देशों से आयात करता है ना। लेकिन फिर भी वह देश दुनिया के विकसित देशों में से एक है। किसके बदौलत? किसके बदौलत? संसाधन तो उसके पास नहीं है, हाँ, वह है वहां के, है ना, उन्नत मानव श्रम, है ना, कुशल श्रमिक, समझ गए, उन्नत तकनीक। यानी जापानी लोग अपनी बुद्धि और विवेक लगा के, है ना, एक से एक तकनीक विकसित किए, है ना, और, है ना, वहां के जो मानव श्रमिक हुए, है ना, जो कह सकते हैं कि दुनिया के सुदृढ़ मानव श्रमिकों में है, कुशल श्रमिकों में है ना, और वह दुनिया के अन्य देशों से संसाधनों को, कच्चे माल को आयात करके और उन कच्चे मालों से अपने देश के कल कारखाने में अपनी बुद्धि और विवेक लगा करके, है ना, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और वही वस्तु दुनिया के अन्य देशों में क्या करते हैं? बेचते हैं, है ना। उनसे उनकी क्या आय प्राप्त होती है ना। आज भारत को उठाइए, भारत में अधिकांश वस्तुएं, है ना, क्या भाई, तो ये वस्तु फलाने वस्तु ये क्या है ना, तो, है ना, ये चाइना का है, ये जापान का है। मेरी बात समझ रहे ना? मेड इन चाइना, ये वस्तु तो मेड इन चाइना, है ना। अब बताइए किसके बदौलत? वो मानव श्रमिक, मानव श्रम, है ना, यानी उन्नत तकनीक, है ना। समझ गए ना बात को? तो सिर्फ अगर कोई देश साधन संपन्न हो जाए, संसाधन संपन्न हो जाए, उसी से विकसित नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका यूज तो करता है वहां का मानव ना। सही मायने में उसको संसाधन बनाने का काम करता है कौन? मानव ना, है ना। बात समझ गए? इसीलिए, है ना, किसी देश के आर्थिक विकास में, है ना, उस देश के, है ना, संसाधनों के साथ साथ, है ना, मानव का बहुत बड़ा योगदान है ना, उस देश में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए, है ना, कहा जाता है कि मानव जो है पर्यावरण में उपलब्ध जितने भी क्या है संसाधन है, वहां तकनीकें जो है और उस देश में जो संस्थाएं हैं, इनके बीच अंतर संबंध स्थापित करने का क्या करता है? काम करता है। यानी अगर मानव को केंद्र में ले ले, मानव को केंद्र में ले लिया जाए, है ना, एक तरफ
उस देश के है ना पर्यावरण में जो संसाधन है उस संसाधन को ले ले, है ना। दूसरी तरफ उस देश में जो तकनीक है ना, उस टेक्निकल तकनीक हुनर है ना उसको ले ले। और तीसरी तरफ उस देश में जो संस्थाएं हैं जो लोगों को प्रशिक्षण देने का काम करता है, वस्तुओं को बनाने के काम करता है, संस्थाएं हैं, है ना। इन सभी के बीच संसाधनों, तकनीकों और संस्थाओं के बीच अगर कोई समन्वय स्थापित करने का काम करता है तो वह है मानव। उस देश का कौन? मानव। क्या बाबू बात समझ रहे हो ना? वो कौन? और ये मानव है, ये जो तीनों को बांधे रखता है। बात समझ ना? तो चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, है ना। हम लोग इतना तो समझ गए कि संसाधन मूलतः दो प्रकार के, प्राकृतिक और मानवीय, है ना। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोगों को जो करना है वह करना है संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, आपको विविध आधार पर, है ना, उत्पत्ति के आधार पर, है ना, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर या विकास के स्तर पर, है ना, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं अब हमको, है ना, उसका अध्ययन करना है। तो चलिए, है ना, अब एक एक करके उसको हम जल्दी जल्दी में उसको पूरा करते हैं, देखते हैं, है ना। और आप ध्यान से जरा सुनिएगा, है ना। कहता है संसाधनों का वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा, संसाधनों का वर्गीकरण। और संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पे, है ना, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को करना है संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति के आधार पर। यानी उत्पत्ति के आधार पर, है ना, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं बाबू। और तो जैविक या जैव संसाधन कहिए, जैव संसाधन, और दूसरे कहिए अजैव या अजैविक, अजैव संसाधन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैविक और अजैविक, यानी जैव और अजैव। तो जैव शब्द जो बना है वह जीव शब्द से बना है ना। तो जीव किसको कहने थे? जिसमें प्राण है, जीव सजीव, है ना। तो याद रखिएगा, जैविक संसाधन किसको कहेंगे? तो वे संसाधन जिसमें जीव है या जो सजीव है, ठीक है, वह संसाधन जो सजीव है, जिसमें जीव है, जिसमें प्राण है और वह लोगों की आवश्यकताओं की क्या करता है? पूर्ति करता है। वैसे संसाधन को हम जैव संसाधन या जैविक संसाधन कहेंगे, है ना। जैसे जैविक संसाधन में अगर हम ले लें तो, है ना, आप गौर करिएगा, जितने भी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे में क्या है? जीव है। और ये पेड़ पौधे हमारी विविध तरह की आवश्यकताओं की, है ना, पूर्ति करता है। पेड़ पौधे से हमें फल की प्राप्ति होती है, पेड़ पौधों से हमें, है ना, लकड़ी की प्राप्ति होती है ना। पेड़ पौधों से हमें जड़ी बूटियों की प्राप्ति होती है। ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? बादलों को आकर्षित करके वर्षा बरसाने का काम करते हैं। ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? तो हमारे, है ना, धरती के तापमान को नियंत्रित करने का काम करते हैं। मतलब क्या है भाई? मतलब यह है कि ये पेड़ पौधे जो होते हैं जिसमें जीव है, प्राण है, वो तरह तरह से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मेरी बात समझ गए? समझ गए ना, है ना। तो प्राकृतिक संसाधन, जैव संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों में जो जैव संसाधन है, उस जैव संसाधन में आएगा क्या क्या भाई? तो जिसमें जीव है, जैसे हम लिख दे पेड़ पौधे या वन कह सकते हैं इसको, पेड़ पौधे। इसको दूसरे शब्दों में वन के रूप में आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। वन क्या है? पेड़ पौधों का समूह, ठीक है। फिर आपको वन्य पशु को ले लीजिए, वन्य पशु, इसमें भी क्या है? प्राण है। और ये भी हमको तरह तरह से आवश्यकताओं की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। आप इसमें आप मछली को ले लीजिए, मत्स्य, मछली, है ना, ये भी हमारे, है ना, समुद्री जीव को ले लीजिए, ये भी हमारी आवश्यकताओं की क्या करेंगे? पूर्ति करेंगे, है ना। आप जो है ना, खुद मानव को उठाइए ना भाई, मानव, मानव भी क्या आएगा? मनुष्य क्या आएगा? जैविक। ये सभी किसका उदाहरण हो जाएगा?
जैविक का, यानी इन सब में प्राण है और ये हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति। अब उसी तरह से आएगा कि इनमें से कौन जैविक है, तो देख लीजिएगा कि जिसमें प्राण है, जो सजीव है, वो संसाधन जैविक हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसका उलट है, जैव का उलट है अजैव, यानी जैविक का उल्टा अजैविक, मतलब जिसमें जीव नहीं है, जिसमें प्राण नहीं है, हम कह सकते हैं कि जो निर्जीव है, यानी निर्जीव वस्तु, निर्जीव संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो सब के सब कौन में आ जाएगा, कौन में आ जाएगा, अजैव में आ जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे आप मिट्टी को उठाइए, जैसे आप मिट्टी को उठाइए, जैसे हवा को उठाइए, वायु है ना, जैसे आप पवन को हवा हो गया, जल को उठाइए, है ना, जैसे आप खनिज को उठाइए, खनिज चाहे कोयला हो, जो भी हो, है ना, कोयला हो, अभ्रक हो, कॉपर पाइराइट, कुछ भी हो, ये अब देखिए, अब बताइएगा, मिट्टी में जीव है नहीं, हवा में जीव है नहीं, जल में प्राण है नहीं, खनिज में प्राण होता है नहीं, ये सभी कैसी वस्तु है ना, ये सभी के सभी जो है निर्जीव वस्तु है। तो है ना, अजैव में वो आएंगे जिसमें जीव नहीं है, यानी वैसे संसाधन जिसमें प्राण नहीं है, जो निर्जीव है ना, और वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है ना, उसमें आ जाएंगे, समझ गए ना। और इसी अजैव संसाधन का दूसरा नाम जो है वो भौतिक संसाधन भी है। इसी को क्या कहते हैं भाई, इसी को भौतिक संसाधन भी कहा जाता है। क्यों भाई, तो ये भौतिक शब्द जो बना हुआ है भूत शब्द से बना हुआ है, और भूत का अर्थ होता है पदार्थ, तो ये सभी जितने भी देख रहे हैं नहीं पदार्थ है ना, समझ गए ना, इसीलिए इसको भौतिक संसाधन भी कहा गया है। आप पढ़े होंगे है ना, फिजिक्स को हिंदी में भौतिक विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स को बोलते हैं ना जी, कौन से बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। और भौतिक क्या होता है, भूत शब्द से बना हुआ है ना। अब देखिए, भूत मीन्स क्या होता है, पदार्थ, यानी इसका दूसरा नाम, भौतिक विज्ञान का दूसरा नाम आप लोग पढ़े होंगे पदार्थ विज्ञान, है ना, कौन पढ़े हैं, पदार्थ विज्ञान। क्यों, क्योंकि भौतिक विज्ञान में तो पदार्थों का ही अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है कौन सी, पदार्थ विज्ञान। तो याद रखिएगा आप लोग, भूत शब्द का विशेषण है भौतिक, तो भौतिक यानी पदार्थ, तो मिट्टी, पदार्थ, हवा, जल, खनिज है ना, यानी दूसरे कह सकते हैं कि अजैव संसाधन का ही दूसरा नाम भौतिक संसाधन है। अगर परीक्षा में आ जाता है कि निम्न में से कौन भौतिक संसाधन का उदाहरण है, तो देख लीजिएगा कि जो निर्जीव है ना, वो सब भौतिक है ना, मिट्टी हुआ, हवा हुआ, जल हुआ, खनिज हुआ, सूर्य का प्रकाश हुआ, सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये सब के सब किसमें आ जाएंगे, ये सब के सब भौतिक संसाधन या अजैविक संसाधन में आ जाएंगे। तो समझ गए होंगे। अब इसके आगे चलते हैं, जरा गौर करिए। अब इसके आगे दूसरे आधार पर जो हम लोगों को पढ़ना है संसाधन का वर्गीकरण, वो है उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है इसमें, तो दूसरा पढ़ना है ना, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, है ना, यानी उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार, यानी उसका वर्गीकरण। तो याद रखिएगा, उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन जो है वो दो ही प्रकार के होता है, ठीक है। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। अब इसको हम लोग जरा जल्दी में देख लेते हैं कि नवीकरणीय किसको कहेंगे और अनवीकरणीय किसको कहेंगे। नवीकरणीय यानी कहने का मतलब है कि जो है ना नवीकरण करने के योग्य है, जिसका नवीकरण हो रहा नवीकरणीय, और जो नवीकरणीय है ना नवीकरण करने के योग्य नहीं है वो अनवीकरणीय। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे, नवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो वैसा संसाधन जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, वैसा संसाधन जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, लगातार उत्पन्न हो रहा है ना, पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा,
है ना। अरे हम कह सकते हैं कि जिसका भंडार असीमित और अक्षय है, यानी कभी उसका भंडार का नाश ही नहीं हो सकता है। क्योंकि यूज हो रहा है, इधर से यूज हो रहा है, इधर से आ रहा है, यूज हो रहा है, आ रहा है। बात समझ गए ना। यानी इसकी प्रकृति में पुनर्पूर्ति हो रहा है, यानी प्रकृति जो है उसकी पुनर्पूर्ति कर ले रहा है। तो वैसे संसाधन क्या कहलाएगा, है ना, नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। बड़ी बात समझ गए। नवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे, तो वैसा संसाधन जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, लगातार उत्पन्न होते रहते हैं, मतलब जिसका भंडार असीमित और क्या है, अक्षय है ना। कितने ज्यादा यूज करो उसका भंडार कभी समाप्त नहीं होगा। तो वैसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे सौर ऊर्जा को उठा लीजिए, सूर्य का प्रकाश या सौर ऊर्जा, ठीक है। अब बताइए सौर प्रकाश का या सौर ऊर्जा का जितना ही ज्यादा आप विदोहन करें, जितना यूज करें, क्या वह समाप्त होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो किसका है ना, यानी प्रकृति में पुनर्पूर्ति इसका हो जा रहा है ना, पुनर्पूर्ति फिर से पूर्ति हो जा रहा है ना। तो ये क्या हो गया, नवीकरणीय। आप उठाइए हवा, पवन, है ना। अब बताइए हवा से विभिन्न हो सकता हूं कि पवन ऊर्जा का प्रयोग करते हैं ना जी। पवन ऊर्जा का उपयोग करके हम क्या बोलते हैं कि भूमिगत जल को निकालते हैं, हम आटा चक्की को चलाते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं उससे, है ना। अब बताइए हवा, इसका यूज तो हम कर रहे हैं, क्या ये समाप्त हो जाएगा, इसका भंडार असीमित और क्या है, अच्छा है। जैसे जल, है ना, क्या है ना, ये जो जल आप याद रखिएगा, जल जो है नवीकरणीय संसाधन में आता है। हाँ, भले हम तरह तरह से हम जल का यूज करके उसको पेय योग्य, उपयोग योग्य नहीं रख रहे हैं, इसीलिए जल संकट आ जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जल अनवीकरणीय संसाधन है, ऐसा नहीं है। जल नवीकरणीय संसाधन है ना, यानी इसका भंडार भी असीमित और क्या है, अच्छा है ना। जितना ज्यादा यूज करते हैं पुनः उसकी पूर्ति वर्षा के द्वारा। कभी कभी ऐसा होता है कि अमुक क्षेत्र में वर्षा न हुई जिसके कारण भूमिगत जल नहीं बना, वह वर्षा है ना विश्व के किसी दूसरे क्षेत्र में हुई, वहां बना। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रकृति में, है ना, जो जल की जो मात्रा है ना, आज मान लीजिए कि कुछ मान डिफिनिट है कि इतना है तो कल खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बात समझ गए ना। यानी यह जल भी ऐसा नवीकरणीय संसाधन है। बात समझ गए। इसी तरह से, है ना, आप वन यानी पेड़ पौधे किसमें आएंगे, है ना, नवीकरणीय। वन्य पशु किसमें आएंगे, नवीकरणीय। बात समझ गए ना। ये सभी किसमें नवीकरणीय है ना। पेड़ पौधे नवीकरणीय में आते हैं, है ना। भले ही आप उसको द्रुत गति से काटते हैं तो थोड़ा पेड़ पौधे का अभाव हो जाता है ना। लेकिन, है ना, 15 से 20 वर्षों में, है ना, प्रकृति स्वतः उसकी पूर्ति कर लेता है, पुनर्पूर्ति कर लेता है। तो चलिए समझ गए होंगे नवीकरणीय किसको कहे। तो वैसा संसाधन, है ना, जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, मानव ने उसको पैदा नहीं किया है ना, जो जिसका भंडार असीमित और अच्छे है, कितना ज्यादा उपयोग करेंगे उसका भंडार समाप्त नहीं होगा। वो संसाधन जो है वो नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, वन हो गया, वन पशु हो गए, है ना, ये सब के सब उसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब इसके उलट नवीकरणीय का उल्टा है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय कहेंगे किसको, तो वैसा संसाधन, है ना, जिसका निर्माण प्रकृति में एक लंबे समय में हुआ है। वैसा संसाधन जिसका निर्माण या प्रकृति में जो उत्पन्न हुआ है एक लंबे समय में जटिल प्रक्रिया के द्वारा हुआ, और अगर एक बार यह समाप्त हो जाएंगे, है ना, तो इनकी पुनर्पूर्ति करना मुश्किल है। यानी इसके निर्माण में, है ना, हजारों लाखों वर्ष लगेंगे। तो एक मनुष्य का आयु ही कितना होता है, और अगर किसी संसाधन को बनने में हजारों लाखों वर्ष लगेंगे, है ना, समझ गए।
तो वैसे संसाधन जो होते हैं है ना, वो क्या कहलाएंगे? अनवीकरणीय। यानी हम कह सकते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन वह है ना, जिसका भंडार जो है प्रकृति में सीमित है और क्षय है। जितना ज्यादा हम उसका उपयोग करेंगे उसी द्रुत गति से इसका भंडार क्या होगा? समाप्त होगा। आप समझ गए ना? समाप्त होगा। और जब पूरी तरह से प्रकृति में समाप्त हो जाएगा तो है ना, समझ लीजिए कि उसकी पुनर्पूर्ति भी संभव नहीं है। तो वैसे संसाधन अनवीकरणीय आएंगे। ठीक है। जैसे अगर अनवीकरणीय की बात करूं तो जितने भी खनिज आपके हैं है ना, जितने भी खनिज भूमि के गर्भ से जितने निकलते हैं, आपको कोयला हो, पेट्रोलियम हो, लौह यस्क हो, कॉपर पाइराइट हो, अबरक हो, जितने भी आपका जो खनिज है यह किसमें आएगा? यह आएगा बाबू अनवीकरणीय। ये किसमें आएगा? अनवीकरणीय। यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय आप समझ रहे हैं ना? है ना? अनवीकरणीय के उदाहरण में कौन कौन आ जाएंगे? अनवीकरणीय के उदाहरण में आ जाएंगे खनिज। तो खनिज में तो चाहे कोयला हो या पेट्रोलियम हो, है ना, लौह यस्क हो, है ना, कॉपर हो यानी तांबा हो, समझ गए? जो भी खनिज, अबरक हो, ये सब किसमें आएंगे? अनवीकरणीय। क्योंकि इसका भंडार सीमित है। जितनी द्रुत गति से इसका उपयोग करेंगे उसी द्रुत गति से इसका भंडार समाप्त हो जाएगा और एक दिन प्रकृति से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसका पुनर्पूर्ति संभव नहीं हो पाएगा। तो समझ गए है ना? तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय आप लोग समझ गए। ठीक है। अब इसको समाप्त करते हैं। ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला होगा किसके आधार पे भाई? तो अगला होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, है ना, अगला होगा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, है ना, है ना, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर याद रखिएगा। तो स्वामित्व के आधार पर जो है ना, ये अब हमको देखना है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो होते हैं है ना, वह कितने प्रकार के होते हैं, उसको कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है ना? समझ रहे ना? तो देखिएगा स्वामित्व के आधार पर है ना, संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया। इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। पहला है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। तीसरा होगा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा होगा अंतर राष्ट्रीय संसाधन। अब गौर कीजिएगा, एक एक का अध्ययन हम लोग करेंगे, जल्दी जल्दी जरा देख लेते हैं, है ना? तो व्यक्तिगत, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्तिगत यानी निजी, मतलब वह संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, जो किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत संसाधन हो। मेरी बात समझ ना? जिस पर किसी का निजी अधिकार हो, है ना, उस पर मालिकाना हक किसी व्यक्ति विशेष का हो, तो वो सब संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाए। जैसे आज की तिथि में हमारे देश में जो किसानों की अपनी जो भूमि है, उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है, वो व्यक्तिगत संसाधन है। तो किसानों का जो खेत है क्या हुआ? व्यक्तिगत संसाधन के तहत आएगा। ठीक है। लोगों के जो अपने जो कुएं हैं, लोगों के जो तालाब हैं, लोगों का जो अपना बाग बगीचा है, वह किस कैसा संसाधन में आएगा? है ना, वो व्यक्तिगत आएगा, क्योंकि उस पर अधिकार किसी व्यक्ति विशेष का है ना? मेरी बात समझ में है ना? उस पर अधिकार किसी व्यक्ति विशेष का है ना? तो याद रखिएगा, जो भी व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई
संपत्ति हुआ, जैसे किसी का कोई धन संपत्ति वो सब अपना व्यक्तिगत है, जिससे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति, तो वो सभी संसाधन जो होगा वो व्यक्तिगत होगा। यानी व्यक्तिगत में किसको कहेंगे, तो वह संसाधन जिस पर अधिकार किसी व्यक्ति विशेष का हो, है ना, उस पर अधिकार किसी, है ना, निजी व्यक्ति का हो, वो किसी का अपना निजी हो, तो वो संसाधन व्यक्तिगत कहलाएगा। ठीक है, दूसरे पर आ जाइए, सामुदायिक। सामुदायिक किसको कहेंगे, यानी वैसा संसाधन जिस पर नियंत्रण, है ना, समुदाय का होता है, कोई व्यक्ति का नहीं, कोई खास व्यक्ति का नहीं, यानी उस पर नियंत्रण, उस पर अधिकार एक समुदाय का होता है। समुदाय उस संसाधन का यूज करता है ना, कोई खास व्यक्ति नहीं। तो वैसे संसाधन जो होंगे वो किसमें आएंगे, तो ऐसे संसाधन आते हैं बाबू, किसमें आते हैं, तो उस तरह के संसाधन आएंगे आपके, है ना, किसमें, सामुदायिक संसाधन। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई गांव होता है, तो गांव में जो मंदिर है, मंदिर किसी एक व्यक्ति का होता है, उसमें सभी लोग पूजा करने जाते हैं। मस्जिद होता है, मस्जिद है किसी एक व्यक्ति का है, उस पर, है ना, मुस्लिम समुदाय है उसका अधिपत्य होता है, उसके में है। गिरजाघर है ईसाइयों के लिए, है ना, ऐसा भी कैसा है, सामुदायिक संसाधन में आएगा। जैसे गांव में सामुदायिक भवन होते हैं, तो ये जो सामुदायिक भवन होते हैं, तो गांव घर में जो बाराती आते हैं, तिलक आते हैं, लोग वहां ठहराते हैं, है ना, कोई खास व्यक्ति के लिए थोड़ी है, बात समझ रहे ना, है ना। तो वो सभी विकास किसमें अंतर्गत आएंगे, सामुदायिक, है ना, किसमें आएंगे, सामुदायिक। जैसे किसी गांव में चारागाह रहता है पशुओं को चराने के लिए, तो उसमें, है ना, कोई एक व्यक्ति मतलब चराता है जी, नहीं ना, उस सबके में। जैसे गांव में शमशान होते हैं, कब्रिस्तान होते हैं, तो बताइए कब्रिस्तान में जो मुर्दे मुस्लिम लोग गाड़ते हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष का केवल कराता है, उस समुदाय में जिनके, है ना, तो सबका, तो बात समझ लेना। तो कब्रिस्तान हुआ, शमशान हुआ, मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, है ना, कोई ऐसा पार्क, पार्क है, चारागाह है ना, शहरों में देखिए, है ना, कई पार्क होते हैं, तो उस पार्क में कोई ये ले जा रहा है ना, उसमें समुदाय का नियंत्रण है, सब लोग जाते हैं, समझ गए ना बात को। तो ये सभी आ जाएगा, जितना है ये सब आएगा किसमें, सामुदायिक संसाधन में। ठीक है, अब देखिए, है ना, राष्ट्रीय संसाधन किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा, इसको जरा समझ लीजिए जल्दी जल्दी में, राष्ट्रीय संसाधन क्या होगा। तो वह संसाधन जिस पर राष्ट्र का नियंत्रण वो राष्ट्रीय होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश का, देश की जो सीमा रेखा है, कोई भी देश है, उसकी जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा के अंदर जो कोई भी संसाधन होगा, है ना, कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से, है ना, उस पर नियंत्रण राज्य का होता है, उस देश का होता है, समझ गए ना, है ना, वह देश की संपत्ति होती है ना। किसी भी, याद रखिएगा, मैं कहा कि कानूनी रूप से, वैधानिकता के तहत किसी देश के सीमा रेखा के अंदर जो भी संसाधन होगा, हकीकत है कि वह राष्ट्रीय संसाधन है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर जो किसान रहते हैं, किसान की अपनी भूमि है, लेकिन हकीकत है कि वह भूमि किसकी है, राज्य की, देश की, और देश में, देश की सरकार ने वो आपको दे रखी है, उसके बदले में आप उसको लगान देते हैं, आप उसको मालगुजारी देते हैं। लेकिन जब उस देश को आवश्यकता पड़ जाएगी आपकी इस भूमि की, रेल मार्ग बनाने के लिए, सड़क मार्ग बनाने के लिए, और कोई कार्य करने के लिए, तो आपकी उस भूमि को, किसान की उस भूमि को, है ना, सरकार क्या कर सकती है, अधिग्रहण कर सकती है, ले सकती है। क्यों, क्योंकि उस राज्य या देश के सीमा रेखा के अंदर जो भी संसाधन है वास्तव में वो राष्ट्रीय संसाधन। चलिए, है ना, इसके अतिरिक्त आप समझिएगा कि राष्ट्रीय संसाधन के तहत कौन कौन आएंगे। तो, है ना, एक देश में, याद रखिएगा, कोई भी देश है, एक देश में जो वन होगी, वन, वन, तो वन जो होता है वो राष्ट्रीय संपत्ति होती है, राष्ट्रीय संसाधन होता है। बात समझ में आ रही ना, वन जो होगा, है ना, पहाड़, पर्वत, ये किसका, ये राष्ट्रीय संसाधन आएंगे, है ना। उस देश के अंदर जो पर्वत है ना, उस पर नियंत्रण किसका होगा, राष्ट्र का होगा। ठीक है, उस देश में जो नदियां बहती है, उस पर नियंत्रण किसका, उस
राष्ट्र का हो। हाँ, बात समझिए ना बाबू, उस देश में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, वह किसकी संपत्ति है? वह राष्ट्रीय संपत्ति है ना। आपके देश में जो रेल मार्ग है, रेलें चलती है, किसी व्यक्ति विशेष का है, किसी समुदाय का है, वह राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्रीय संसाधन है। बात समझ ना, वो राष्ट्रीय क्या है? संसाधन है। समझ में है ना। अब इसके तहत और अगर हमने है ना ये करें तो आप इसको समझने की फिर से अब कोशिश कीजिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक छोटा सा फिगर बना करके, हाँ इधर तो समझा दिए है ना, अब उधर से ही खाली दोनों को समझाना है। यहाँ एक फिगर मैं बना लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए हम भारत के मानचित्र को बना करके ही आपको समझा देते हैं, है ना। जल्दी जल्दी में इसको देखिएगा, समझ लीजिएगा कि भारत का मानचित्र है, ठीक है। इसको आपको दिमाग में यही डाल लेना है कि मेरा ये भारत है ना। मान लीजिए भारत है। अब हमने बताया कि भारत के राष्ट्रीय संसाधन का, तो भारत की सीमा रेखा के अंदर जितने भी है ना संसाधन है, चाहे वो वन हो, चाहे नदियां हो, पर्वत हो, पहाड़, ऐतिहासिक इमारतें हो, बात समझ गए ना, वो सब आएगा किसमें? राष्ट्रीय संसाधन। और इसके अतिरिक्त भी राष्ट्रीय संसाधन में कौन आएंगे? तो मान लीजिए कि कोई देश है और कोई देश के जो सीमा रेखा है, बाउंड्री लाइन है, तो बाउंड्री लाइन पर समुद्र तट है, समुद्र तट। जैसे भारत को देख लो, तो भारत का दक्षिणी भाग तीन तरफ से है ना सागर से घिरा हुआ है। अगर पूरब से देखें तो बंगाल की खाड़ी है, पूरब से देखें तो क्या है? बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम से देखा जाए तो अरब सागर है, ठीक है। और दक्षिण से देखा जाए तो हिंद महासागर है ना बाबू। तीन ओर दक्षिण भारत, तीन ओर। अब समझिएगा, तो राष्ट्रीय संसाधन में ये जो आपके जो स्थल भाग है उसमें जो संसाधन ऐसे तो है, लेकिन है ना जो समुद्र तट है, अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या है भाई? तो अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि किसी देश के जो समुद्र तट है, समुद्री जो सीमा है, तो समुद्री सीमा से है ना क्या भाई, तो 12 नॉटिकल मील, 12 एमएम यानी 12 समुद्री मील है ना की जो दूरी होगी, है ना, वो जो दूरी होगी, मान लीजिए कि ये दूरी हुआ ऐसे 12, मान लीजिए, तो ये समुद्री हमारी जो सीमा है, सीमा रेखा, उससे 12 है ना, ये जो देख रहे हैं ये, इस पर संप्रभुता जो है हमारे देश का होगा, किसी राष्ट्र विशेष का होता है। बात समझ गए? मतलब इसमें मछली मारने का, इससे खनिजों को निकालने का एक अधिकार होगा उस देश का। जैसे भारत का है ना, तो भारत का एक अधिकार होगा। इसमें दुनिया का कोई देश इस 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील बराबर होता है किलोमीटर में 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर का जो एरिया बनेगा, इसमें कोई अन्य देश आकर के न मछली मार सकता है, न खनिजों को निकाल सकता है। बात समझ रहे हैं ना? इस पर एक अधिकार, तो ये भी राष्ट्रीय संपत्ति के अंतर्गत आता है। यही नहीं, किसी देश के समुद्री जो तट सीमा है ना, उससे 200, कितना, अगर यहां से ले तो 200 मान लीजिए कि ये एरिया जो है ये आ रहा है 200, ठीक है, ये 200, तो 200 नॉटिकल मील, याद रखिएगा 200 नॉटिकल मील यानी समुद्री मील, है ना, जिसको किलोमीटर में 376 या कुछ किलोमीटर होता है। तो 200 नॉटिकल मील, किलोमीटर नहीं कहेंगे, 200 किलोमीटर नहीं, 200 नॉटिकल मील का जो ये समुद्री भाग है किसी तट रेखा से, समुद्री किसी देश के समुद्री तट रेखा से, है ना, वो जो है वो भाग, उसको अपवर्जक, है ना, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है अपवर्जक, है ना, आर्थिक क्षेत्र। तो ये भी उस राष्ट्र की संपत्ति मानी जाती है। इसमें वो मछली मार सकते हैं, खनिज को निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात है कि विश्व के अन्य देशों के जो अगर नावें हैं इससे जा सकती है, इस 200 यानी 19.2 किलोमीटर से लेकर 200 नॉटिकल जो मील बता रहा है, इससे जा सकता है, उसको हम रोक नहीं सकते। हाँ, लेकिन वो मछली खनिज ये सभी निकाल नहीं सकता है।
इसको हम ही कर सकते हैं। बात समझ गए ना? तो इसीलिए इसको कहा जाता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अपवर्जक को जी आर्थिक क्षेत्र, इतना आप लोग समझ रहे हैं? समझ रहे ना? तो ये भी राष्ट्रीय संपत्ति में आएगा। तो देश के सीमा रेखा के अंदर जो संसाधन आया सो आया नहीं। अगर समुद्री भाग में कितना तक 200 नॉटिकल मील तक जो है ना, वो भी आ जाता है। तो वो आ जाता है कौन चीज? वो राष्ट्रीय संपदा के तहत ही आ जाता है, यानी उसको राष्ट्रीय संसाधन ही कहेंगे। लेकिन अब एक और यहाँ पर है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इसको जरा समझिएगा। जैसे समुद्र जो है बाबू, है ना, वो छोटा ना है, ये 200 नॉटिकल मील तक नहीं है, आधा दूरी तक काफी बड़ी है। तो अब याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है, अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, वो नियम बना रखी है। तो अंतरराष्ट्रीय नियम के अनुसार 200 नॉटिकल, किसी भी देश के समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील के अतिरिक्त समुद्री जो भाग है ना, वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, यानी विश्व के विभिन्न देश उसका यूज कर सकते हैं। तो अब मैं समझता हूं, है ना, कि आप लोग समझ गए होंगे कि, है ना, क्या भाई, तो व्यक्तिगत संसाधन क्या है, सामुदायिक संसाधन क्या है, राष्ट्रीय संसाधन क्या है और अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है, इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलिए आइए, एक और पढ़ना है ना, और इसको अगर हम अच्छी तरह से समझ गए तो आज की पढ़ाई, है ना, फिर समाप्त हो जाएगी। ठीक है? तो अगला चौथा जो आधार है आपका, है ना, क्या चौथा, वो क्या है भाई? किसके आधार पर? तो विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, यानी विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है? तो याद रखिएगा, जिस तरह से स्वामित्व के आधार पर, है ना, संसाधन 4 प्रकार के हुआ, ठीक उसी तरह से विकास के स्तर के आधार पर, है ना, कि संसाधन का कितना विकास हुआ है ना, उसके आधार पर संसाधन जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के ही होंगे, इसको भी याद रखिएगा, है ना। पहला है आपका संभाव्य, संभाव्य संसाधन। ठीक है? दूसरा जो संसाधन है आपका, है ना, वह है ज्ञात। कौन संसाधन? ज्ञात, ज्ञात संसाधन। ठीक है? तीसरा जो है ना, देखिए, ज्ञात संसाधन का ही दूसरा नाम, है ना, आपको दे दिया है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन, इसी का दूसरा नाम है बाबू, ई कहिए चाहे ई कहिए। ठीक है ना? तीसरा जो है आपका भंडार संसाधन, और चौथा जो आपका है वह है संचित संसाधन। आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग, संभाव्य संसाधन किसको कहेंगे, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको ज्ञात और अज्ञात के आधार पर ही इसको डिफाइन करेंगे। जैसे देखिएगा, वैसे संसाधन को हम सब संभाव्य संसाधन कहेंगे, है ना, जो अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है, जिसका सर्वे नहीं हो पाया है, सर्वेक्षण नहीं हो पाया है कि यह हमारे देश में कितनी मात्रा में है। ठीक है? वह उस देश में उपलब्ध है। ठीक है? तकनीक अगर विकसित हो तो उसका यूज हो सकता है, लेकिन उस संसाधन की मात्रा कितनी है उस देश में, यह अभी ज्ञात नहीं है ना। लेकिन यह आशा है, यह संभावना है कि जब हमारे देश में तकनीक का विकास हो जाएगा, है ना, हमारा तकनीक उन्नत हो जाएगा, हमारा तकनीक और सस्ता हो जाएगा, हम आर्थिक दृष्टि से और मजबूत हो जाएंगे, तब इन संसाधनों का यूज कर सकेंगे, उसका उपयोग कर सकेंगे, उससे हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकेंगे, है ना। तो वैसे संसाधन संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। मतलब जो अभी वर्तमान समय में हमारा जो तकनीक है ना, हमारा जो अभी आर्थिक स्थिति है इस योग्य नहीं है कि इसके बदौलत उन संसाधनों का सर्वेक्षण कर सके, हम ज्ञात कर सके, इतनी भर अभी हमें क्षमता नहीं है। लेकिन आशा है कि हमारा और तकनीक जब विकसित हो जाएगा, है ना, हम हुनरमंद हो जाएंगे, है ना, तो
तो अपने हुनर के द्वारा, अपने तकनीक के द्वारा, अपनी और बुद्धि और विवेक के द्वारा इन संसाधनों का हम भविष्य में यूज कर सकेंगे, ऐसी संभावना है। तो ऐसे संसाधन संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? वैसे संसाधन को क्या कहेंगे? संभाव्य संसाधन कहेंगे। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे मान लीजिए कि संभाव्य संसाधन में हम उदाहरण के रूप में ले लेते हैं जो हमारा हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय के क्षेत्र में जो हमारे खनिज है, भूमि के गर्भ में खनिज है, वो इतनी गहराई पर है कि अभी हमारा जो तकनीक है, हमारे यहाँ वर्तमान में जो तकनीक है, चाहकर भी उस तकनीक के द्वारा हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, तब आशा है कि हमारा तकनीक और उन्नत हो जाएगा और सस्ता हो जाएगा, तो हम भविष्य में इसका यूज कर सकेंगे। तो है ना, वह हमारे लिए कैसा संसाधन है? संभाव्य। तो हिमालय के क्षेत्र में जो खनिज हुए, वो यही नहीं, वो राजस्थान हुआ या गुजरात हुआ, तो राजस्थान के थार मरुस्थल वाली जो क्षेत्र है ना, मरुस्थलीय क्षेत्र जिसमें तीव्र हवाएं बहा करती है, गुजरात का कच्छ वाली जो क्षेत्र है जिसमें तीव्र हवाएं बहा करती है, तो वहां पर पवन ऊर्जा है ना कि अपार संभावनाएं हैं। लेकिन अभी हमारा तकनीक उतना विकसित नहीं हुआ है कि उस स्तर पर, उस व्यापक स्तर पर उसका हम यूज कर सके। लेकिन ऐसी संभावना है, ऐसी संभावना है कि हमारा जब तकनीक विकसित हो जाएगा और सस्ते तकनीक आ जाएंगे, तो उस है ना पवन ऊर्जा का हम उपयोग कर सकेंगे। इसलिए है ना वह हमारे लिए पवन ऊर्जा क्या है? संभाव्य संसाधन के अंतर्गत है ना। वो जो सौर ऊर्जा उन क्षेत्रों में है, क्यों? मरुस्थलीय क्षेत्र है, सूरज का प्रकाश तीव्र पड़ता है, तो सौर प्रकाश का यूज करके, सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम विभिन्न कार्य को कर सकते हैं, है ना, विद्युत उत्पन्न करके। लेकिन अभी हमारा उतना तकनीक विकसित नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि गुजरात और राजस्थान में जो है ना, कह सकते हैं कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा है ना, ये अपार जो संभावनाएं हैं, है ना, इसका जो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, कालांतर में जब हमारा तकनीक विकसित होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकेंगे, ऐसी संभावना है। तो वो संसाधन वहां हमारे लिए क्या है? संभाव्य संसाधन है ना। मतलब देश में तो है, लेकिन तकनीकें उतना विकसित नहीं है कि हम अभी वर्तमान में यूज करें, वो भविष्य में, यानी वो संभाव्य हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां पर से इस पर आते हैं, ज्ञात। अब ज्ञात को समझेंगे या उसी को कहते हैं विकसित संसाधन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ज्ञात है, पता है, यानी ज्ञात संसाधन हम उस संसाधन को कहते हैं, है ना, जो या जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, पता लग चुका है कि हमारे देश में यह संसाधन कितनी मात्रा में है, ये यानी इसका भंडार कितना है ना, इसका ज्ञात हो चुका है। यानी वर्तमान में हमारा जो अभी तकनीक है, ये तकनीक सक्षम है ना, उन संसाधनों को उपयोग करने में, उसका सर्वेक्षण हो गया है और उसका आज हम यूज कर रहे हैं वर्तमान तकनीक के द्वारा, है ना। तो अब उस संसाधन को हम कहेंगे ज्ञात संसाधन। मेरी बात समझ गए ना? ज्ञात संसाधन समझ गए ना? है, ज्ञात है, पता है, मतलब है ना, जब कोई देश ये ज्ञात कर ले या पता लगा ले कि हमारे देश में अमुक संसाधन कितनी मात्रा में है और अभी जिस स्तर से यूज कर रहे हैं, अगर उसी स्तर से यूज करते जाए तो ये कितने वर्षों तक चलेगा इसका भंडार, है ना। वर्तमान तकनीक द्वारा जो हम उसको यूज कर रहे हैं, सक्षम है हम, तो उस संसाधन को कहते हैं ज्ञात संसाधन। जैसे मान लीजिए हम मुंबई हाई से पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, है ना, असम के डिगबई से, है ना, पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, है ना, बहुत बार, है ना, जैसे माने हम कह सकते हैं कि आपका झारखंड हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, इन सभी से कोयले को ये कर रहे हैं, उसके भंडार हमको ज्ञात है ना। तो ये सभी किसमें आएंगे बाबू? ज्ञात संसाधन में आएंगे। बात समझ गए? जो ज्ञात है, पता है कि हमारे यहाँ इतना संसाधन है। चलिए अब इसको समझ गए, अब जरा इस पर आ जाइए, भंडार संसाधन, है ना। भंडार संसाधन किसको कहेंगे? सोच समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। देखिए इस भंडार संसाधन का अगर कहा जाए तो सीधा संबंध अविकसित या पिछड़े राष्ट्र से। ठीक है, मान लीजिए कि दुनिया का वह देश, है ना, जहां तकनीक का विकास बहुत कम हुआ है, न हुआ, पिछड़ा है तकनीक की दृष्टि से, लेकिन
उस देश के भूगर्भ में विभिन्न प्रकार के खनिज हैं, विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं, है ना, समझ ना। यानी कोई ऐसा देश जिसके गर्भ में, है ना, संसाधन है, संसाधनों से संपन्न है, ज्ञात है, पता चल गया है कि यहाँ संसाधन है, लेकिन उस देश में, है ना, उसके उपयोग करने के लिए हमारा तकनीक ही नहीं, ठीक है, तकनीक ही विकसित नहीं है ना, तब वह है ना, तब वह संसाधन भंडार संसाधन कहलाएगा, ठीक है ना, भंडार संसाधन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पता है कि हमारे भूमि के गर्भ में इतना संसाधन है, लेकिन हमारे पास तकनीक ही नहीं है, आज हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, वो भंडारित है, ठीक है ना। विकसित देश के तकनीक तो विकसित होते हैं, वो उनको पता रहता है तो उसका यूज करते हैं, लेकिन ये पिछले जो देश है, ये जो अविकसित देश है, जिसके तकनीक पिछड़े हुए हैं, तकनीक का विकास नहीं हुआ है, वह संसाधन यूज नहीं कर रहा है, उसका संसाधन भूगर्भ में पड़ा है, वो भंडार बस के रूप में, तो उसी संसाधन को कह देते हैं भंडार संसाधन, ठीक है। जैसे हम उदाहरण स्वरूप कह सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका या अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश है बाबू, जो खनिजों के दृष्टि से संपन्न है ना, लेकिन वहां तकनीकें विकसित नहीं हुई, तो उसका यूज ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका, है ना, भंडार संसाधन। मेरी बात समझ गए ना? वो क्या कहलाएगा? भंडार संसाधन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे मान लीजिए कि अपना ही देश को उठाते हैं, हमारे देश में नदियों में, है ना, सागरों में जल बह रहे हैं, तो ये जो जल होते हैं, ये, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु के से मिलकर बना हुआ है, यानी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है एक अच्छा ईंधन है, ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, लेकिन हमारा कह सकते हैं कि अभी तकनीक उतना विकसित नहीं हुआ है कि जल से हाइड्रोजन को निकाल के हाइड्रोजन गैस का हम यूज कर सके, है ना। तो ऐसी स्थिति में जल से का जो हाइड्रोजन है, जो हम कालांतर में इसको ईंधन के रूप में यूज कर सकेंगे, यह हमारा भंडार संसाधन, क्योंकि हमारा तकनीक उतना विकसित नहीं। अब समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। भंडार को समझ गया। अब देखिए अगला और अंतिम है संचित संसाधन, है ना। कौन संसाधन? संचित, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, है ना, संचित संसाधन किसको कहें? संचित संसाधन को अंग्रेजी में रिजर्व्ड रिसोर्स कहा जाता है। रिजर्व्ड, एकदम संरक्षित, है ना। इसको कैसे समझेंगे कि संचित संसाधन किसको कहे? इसको हम आपके व्यवहार से उदाहरण लेकर समझा देते हैं। मान लीजिए कि हम सभी किसान के बच्चे हैं, हमारे खेतों में अन्न उपजते हैं, है ना, सब्जियां, आलू, ये सभी हम लोग उगाते हैं। मान लीजिए कि खेतों से हम आलू उखाड़ के लाते हैं, उखाड़ने में बहुत से आलू फट जाते हैं और बहुत सुरक्षित रहता है, तो कटे हुए आलू को हम अलग कर लेते हैं और जो सही है उसको अलग करके भंडारित कर दिए। विचार क्या होती है कि जो पहले कट गया है, क्योंकि सर उड़ जाएगा, इसी का पहले हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, यूज कर लेते हैं। अगर यूज करने के बाद भी और आवश्यकता पड़ेगी तो जो सही है उसका हम उपयोग करेंगे, है ना। तो पहले जो कटा हुआ आलू वगैरह सभी को यूज करते हैं, क्या सोच करके, है ना, कि हमारा जो अच्छा जो आलू है वो बचा रहेगा, इसको भविष्य में यूज करेंगे। तो ये जो सोच हुआ, इस सोच करके जो अच्छे आलू को आप रखे हुए हैं कि भविष्य, यही है संचित संसाधन। मेरी बात समझ गए ना? है ना। किसान लोग चावल जो कुटाता है उसके बाद देखिएगा कोठी में रख देता है, शेष जो यूज करने वाला है उसको बाहर रखता है, क्या कि पहले हम इसको यूज कर लेंगे ना, अगर घटेगा तब कोठी वाले चावल का हम क्या करेंगे? यूज।
इसको भविष्य के लिए रखता है, आगे के लिए नहीं रखता है ना। तो वही है संचित संसाधन। उसको अब किसी देश या राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, है ना। जैसे अब उदाहरण एक राष्ट्रीय स्तर पर ले लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को उठाते हैं। जानते हो बाबू, ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, जिसके एक तट पर प्रशांत महासागर है और दूसरे तट पर अटलांटिक महासागर है, तो इसके समुद्र तटीय जो भाग है ना, समुद्र तटीय भाग जो छिछला होता है, वो उसमें पेट्रोलियम का अपार भंडार है, पेट्रोलियम का अपार भंडार है। लेकिन फिर भी वह अपने पेट्रोलियम का यूज नहीं करता। वह आज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, जो अरब कंट्री है, खाड़ी देश जो है, खाड़ी देशों से पेट्रोलियम का क्या करता है, आयात। अभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खाड़ी देशों से कर रहा है। क्या सोच के? यह सोचकर कि, है ना, जब खाड़ी देश से पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगी, मतलब नहीं हमको मिलेगा, तब ऐसी स्थिति में, है ना, अपनी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस जो हमारे देश के जो सागरीय भाग में समुद्री तटों पर जो उसका यूज करेंगे। अभी वो रिजर्व में रखे हुए हैं, संरक्षित बचा के रखे हुए हैं, भविष्य में यूज करने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को यूज करने के लिए। मेरी बात समझिएगा। ऐसी स्थिति में, है ना, अमेरिका के जो समुद्र तटीय भाग में जो पेट्रोलियम है, जिसका वह यूज नहीं कर रहा है, वो रिजर्व रखे हुए है, संरक्षित रखे हुए, संचित रखे हुए है। किसके लिए? भविष्य में यूज करने के लिए, कि खाड़ी देश से जो पेट्रोलियम मिल रहा है वो समाप्त हो जाएगा, तब हम इसका यूज करेंगे, है ना। मेरी बात समझ लेना। तो अमेरिका का वह पेट्रोलियम जो उसके गर्भ में, समुद्र तट के गर्भ में है, वह कैसा संसाधन में आएगा? वह है ना, संचित संसाधन में आएगा। किस में आएगा? संचित संसाधन में आएगा। बात में भी समझ गए होंगे। तो देखिए, विकास के स्तर पर संसाधन 4 प्रकार के: संभाव्य, ज्ञात, भंडार और संचित। और इसी के साथ आज का जो क्लास है ना, उस क्लास को हम समाप्त करते हैं। और आप तमाम से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, इसे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करने का कार्य करेंगे। तो धन्यवाद।